हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है। यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 181। इसके पहले 180 क्वेश्चन हो चुके हैं, 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यह एक कथन और उसका तर्क है। यह हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। अगर सही है तो स्पष्टीकरण है या नहीं है। कथन कहता है, ऐसी स्थिति जहां किसी मनुष्य से दो या इससे अधिक भूमिकाओं को निभाने की मांग की जाती है जो परस्पर मेल नहीं खाते, तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भूमिका संघर्ष से संबंधित। और दूसरा तर्क क्या देता है, पारंपरिक समाजों में भूमिका संघर्ष सामान्यता नहीं होती है क्योंकि ऐसे समाजों में प्रत्येक व्यक्ति सीमित भूमिकाओं को निभाता है। तो पहले भूमिका संघर्ष, हम यहाँ एक टर्म आया है इसे समझते हैं। भूमिका संघर्ष, भूमिका संघर्ष क्या होता है? जब एक ही समय में दो विपरीत भूमिकाएं भूमिका की मांग होती है, तो वहाँ उसे हम भूमिका संघर्ष कहते हैं। वहाँ भूमिका संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें कि कोई महिला है और सुबह सुबह उसे स्कूल जाना है क्योंकि वह स्कूल की एक टीचर है, ठीक। और दूसरी तरफ वह एक माँ है और उसका बच्चा बीमार है, बच्चे की देखरेख भी करनी है। तो उसे एक ही टाइम पे या तो वो स्कूल जाए या बच्चे की देखरेख करे। तो ये अलग भूमिका है और यह अलग भूमिका है। इन दोनों भूमिकाओं के बीच में एक ही समय पे दो अलग अलग भूमिकाओं की मांग हो रही है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष कहते हैं। तो यहाँ कथन कह रहा है कि ऐसी स्थिति मनुष्य दो या इससे अधिक भूमिका, यहाँ दो भूमिकाएं हो गई या इससे अधिक, मांग की जाती है जो मेल नहीं खाती है, एक जैसा काम नहीं है। अगर यही टीचर का काम होता, अगर टीचर के साथ साथ यहाँ आपकी भूमिका दे दी जाती कि किसी फंक्शन की तैयारी आपको करवानी है या कोई आपको स्पीच देनी है, तो ये क्या है, मेल खाती है, तो यहाँ आप एक साथ ये भूमिकाएं कर सकते थे। लेकिन यहाँ विपरीत भूमिकाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ मैच नहीं करती, तो ऐसी स्थिति को भूमिका संघर्ष कहते हैं। तो 181 का जो कथन है वो सही है। तर्क कहता है कि पारंपरिक समाजों में भूमिका संघर्ष सामान्यता नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि पारंपरिक समाज में क्या है, व्यक्ति के पास परिस्थिति सीमित थी, भूमिका भी सीमित थी, तो जिससे समानता संघर्ष नहीं होता है और व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिका को निभाता था। तो महिला घर का कार्य करती थी तो सिर्फ उसके पास कार्य बच्चों की देखरेख ही करना था, वो बाहर के कार्य को नहीं देखती थी, तो भूमिका संघर्ष नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं। अर्थात कथन और तर्क दोनों सही हैं और इसका यह सही स्पष्टीकरण है। तो 181 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 182। यह भी अभी कथन और तर्क है। कथन कहता है कि सहभागी पर्यवेक्षक जिस वस्तु का अध्ययन करना चाहता है वह उसकी हर रोज की दिनचर्या में शामिल होता है। तर्क कहता है पर्यवेक्षक यह प्रयत्न करता है कि क्रिया को उसके सामान्यतः प्राकृतिक संदर्भ में ही देखा जाए। तो यहाँ जो टर्म आया है वह है सहभागी पर्यवेक्षक, अर्थात इसको हम कह सकते हैं सहभागी अवलोकन, ठीक है। पर्यवेक्षक को अवलोकन भी कह सकते हैं। सहभागी अवलोकन के बारे में बात हो रही है, तो कुछ टर्म्स पहले ये समझिए। अवलोकन क्या होता है? मतलब देखना। अवलोकन मतलब देखना, और अवलोकन करने वाला पर्यवेक्षक हो जाता है। अवलोकन तथ्यों को एकत्रित करने की विधि है। तथ्यों को एकत्रित करने की विधि है। रिसर्च में जब हम डाटा कलेक्शन का काम करते हैं तो डाटा कलेक्शन का काम 4 तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है आपको अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। दूसरा होता है प्रश्नावली। तीसरी होती है अनुसूची और चौथी होती है आपकी साक्षात्कार।
ये 4 प्रकार होते हैं जिससे हम तथ्यों का संकलन करते हैं। तो इसी में हम बात कर रहे हैं अवलोकन की, इसकी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं अवलोकन की। अवलोकन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नियंत्रित अवलोकन, दूसरा होता है अनियंत्रित अवलोकन और तीसरा होता है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन क्या होता है? नियंत्रित अवलोकन यह होता है कि जो पहले से फिक्स होता है, घटना फिक्स होती है, किस घटना का है, हम जो टूल्स टेक्निक्स अपनाते हैं वो फिक्स होता है, मतलब एक संरचित अवलोकन होता है। अनियंत्रित अवलोकन वो होता है जो पहले से फिक्स नहीं होता है। अध्ययनकर्ता क्या है? अध्ययनकर्ता किसी समूह में जाता है, शामिल होता है और कोई भी घटना, कोई चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं है, वो बस ऑब्जर्व करता है, देखता रहता है और उसको नोट करता है और उससे अपना डाटा कलेक्ट करता है। सामूहिक अवलोकन वह होता है कि जब बड़े क्षेत्र में बहुत सारे लोग मिलकर डाटा कलेक्शन का कार्य करते हैं तो वो सामूहिक अवलोकन होता है। अनियंत्रित अवलोकन की यहाँ बात की जाए तो अनियंत्रित अवलोकन 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामूहिक अवलोकन, सामूहिक नहीं, सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन। दूसरा होता है असहभागी अवलोकन। तीसरा होता है अर्धसहभागी अवलोकन। अर्थात जब हम फील्ड में गए ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्व किया मैंने, तो हम जिन लोगों के अध्ययन कर रहे हैं, जिन ग्रुप्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिस जगह पे अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के बीच हम ऐसे शामिल हो जाते हैं कि जैसे हम उनके मेंबर हैं, तो हम मतलब साथ में उनके भाग लेने लगते हैं, उनके सभी क्रियाकलाप, उनकी घटनाओं में हम भाग लेने लगते हैं। असहभागी, मतलब होता है नहीं, और सहभाग मतलब कि हम भाग नहीं लेते हैं, दूर से देखकर हम उन घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं। अर्धसहभागी कहता है कि जो जनरल की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं करता है। जब कोई वैसे सहभागी अवलोकन की तरह रहता है, उन ग्रुप का मेंबर बन के रहता है, लेकिन जब कोई विशेष त्यौहार होता है, कोई विशेष घटना होती है, तो वह दूर बैठकर उनको ऑब्जर्व करता है। तो अर्थात अर्ध है, इसमें कभी शामिल होता है, कभी नहीं होता। विशेष घटनाओं पर वो दूर बैठकर ऑब्जर्व करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 3 तरह के अवलोकन जो मूल होते हैं, सहभागी, असहभागी और अर्धसहभागी अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन से संबंधित इसी बार यूपीएचईएससी में क्वेश्चन पूछा था। 2025 में जो पेपर हुआ है उसमें नियंत्रित अवलोकन से संबंधित घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ था। अनियंत्रित के पार्ट हो गए सामूहिक अवलोकन। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सहभागी पर्यवेक्षक जिस वस्तु का अध्ययन करना चाहता है वह उसकी हर रोज की दिनचर्या, सहभागी क्या है, साथ में है और डेली उसकी चीज़ों को भी शामिल करता है। बिल्कुल सही है। पर्यवेक्षक यह प्रयत्न करता है कि क्रिया को उसके सामान्य प्राकृतिक संदर्भ में देखा जाए, यह भी बिल्कुल सही है। सहभागी अवलोकन क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनका मेंबर बनते हैं, देखना चाहते हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, रोज़ लोगों की क्या लाइफ स्टाइल है या क्या उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब को ऑब्जर्व करने के लिए क्या है, सहभागी अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से कथन और कारण मेरे दोनों सही हैं और यह इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो 182 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? बी। आई थिंक आपको अवलोकन से संबंधित ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्वेश्चन कैसे बनता है, अवलोकन के कौन कौन से प्रकार हैं, अवलोकन की किस तरीके के अवलोकन को कब कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। तो समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिएगा, ये सभी चार्ट की तरह आपको नोट करेंगे तो आपको एकदम दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस तरह से 182 का आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, अभिकथन और तर्क। यह भी क्वेश्चन इसी तरह का है। कहता है कि व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। तर्क कहता है कि समाजीकरण अभिकर्ताओं में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है तथा सामाजिक नियंत्रण व्यक्तित्वों के बीच
व्यक्तियों के बीच के संबंधों को अस्थायित्व लाती है। तो यहाँ कथन क्या कह रहा है कि पहले देखते हैं, व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। सामाजिक व्यवस्था की बात कौन करते हैं? पार्सन्स करते हैं। सामाजिक व्यवस्था में यह व्यक्तित्व प्रणाली की बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व प्रणाली, 3 तरह की प्रणाली की ये बात करते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व प्रणाली पार्सन्स की है। व्यक्तित्व प्रणाली में ये कह रहे हैं कि व्यक्तित्व प्रणाली का एकीकरण किसके माध्यम से होता है? समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से होता है। समाजीकरण प्लस सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से होता है, जो कि बिल्कुल सही है। यह पार्सन्स का कथन है, यह सही है। दूसरा कहता है कि समाजीकरण अभिकर्ताओं में प्रेरणा दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है। समाजीकरण का क्या काम है? समाजीकरण का मतलब होता है कि समाज की भूमिकाओं को सीखना, जिससे हम समाज में सर्वाइव कर सके। समाजीकरण का मतलब होता है कि समाज की मूल्यों मान्यताओं को सीखना, समाज की भूमिकाओं को सीखना, जिससे क्या होगा? व्यक्ति में प्रेरणा दक्षता विकसित होगी, भूमिका अदा करने में मदद मिलती है। यह बिल्कुल सही है। देखिए मैंने भी बताया कि समाजीकरण से क्या होता है? भूमिका सीखते हैं, मूल्य मान्यताओं को सीखते हैं। तो यह भी बात सही हो गई। दूसरा कहता है कि सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच के संबंधों में अस्थायित्व लाती है। जब समाज में नियंत्रण स्थापित होगा तो व्यक्तियों में क्या है? संघर्ष की संभावना कम होगी और व्यक्तियों के संबंधों में क्या होगा? अस्थायित्व आएगा। हम जैसे मान लीजिए रोड पे चलते हैं, लाइट्स हमें मिलती हैं, रोड लाइट ग्रीन, रेड, येलो, ये जो लाइट जलती है, इससे क्या है? हम सिस्टमेटिक ढंग से अपना कार्य करते हैं, समाज में एक व्यवस्था बनी होती है। लेकिन अगर ये लाइट्स न रहें, कोई कहीं जाम लगाएगा, गाड़ी आगे पीछे हो जाएंगी, एक दूसरे से झगड़ा होने लगेगा, तो ये क्या है? समाज के अगेंस्ट होती हैं। तो इस तरह से समाज को व्यवस्थित करने में, समाज के लोगों के बीच में अस्थायित्व लाने में क्या है? सामाजिक नियंत्रण रोल अदा करता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और तर्क जो है अभिकथन का स्पष्टीकरण करता है। तो हमारा आंसर इसमें से क्या होगा? ए कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं। ए का आर सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है, मगर ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही स्पष्टीकरण नहीं है, गलत है। ए सही है, आर गलत है, ये तो होगा ही नहीं। ए गलत है, आर सही है, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 183 का आंसर हमारा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, यह भी कथन और उसका तर्क है। अभिकथन है, नृजातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। तर्क कहता है कि परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन जो संबंधित है वो क्या है? एथनिसिटी से संबंधित क्वेश्चन है। एथनिसिटी से कहते हैं कि एथनिसिटी के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। एथनिसिटी क्या होती है? एथनिसिटी वो होती है जैसे एथनिक, इसी से एथनिसिटी बनी है, मतलब लोगों का एक समूह है जिनका जो अन्य लोगों से उनका कोई विशेष कल्चर होता है, उनकी विशेष भाषा होती है, विशेष परंपरा होती है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? एथनिसिटी कहलाती है, निर्जातीयता कहलाती है। जैसे हम भारतीय हैं तो जो फॉरेन है तो उसके इनकी हम क्या कहेंगे? हमारी एथनिसिटी अलग है, इनकी एथनिसिटी अलग है। हमारे एक अलग पहचान है, इनकी एक अलग पहचान है। तो ये एथनिसिटी कहलाती है, निर्जातीयता कहलाती है। तो ये कहता है कि निर्जातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। एथनिसिटी का अगर हम विकास करते हैं तो परंपरा का पुनर्निर्माण इसमें होता है, ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह सही बात नहीं है, क्योंकि इसकी एक खुद ही एक विशेष परंपरा होती है जिससे उसकी वही पहचान होती है, उनका विशेष कल्चर ही उनकी पहचान होती है। परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही कि किसी भी हम कल्चर को जब डेवलप करते हैं, जिस हैबिट को डेवलप करेंगे तो वो क्या है? उसके पुनर्निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात की जा सकती है, आर्थिक विकास किया जा सकता है, उसको एक टूल्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से
कथन तो गलत है लेकिन उसका तर्क सही है, अर्थात ए गलत है और आर सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ डी हमारा आंसर मिल रहा है। तो 184 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, निम्नांकित कथन एक दूसरे से संबंधित हैं, इन्हें अग्रता क्रम अथवा अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ए मौलिक जीवन के अवसर की ओर असमान पहुंच, बी खंडीय समाज व्यवस्था, सी असमान लाभों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, यहाँ हस्तांतरण हो जाएगा, संपत्ति की भिन्नता। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक सीक्वेंस लगाना है और सीक्वेंस ये जो कथन दिए हुए एक दूसरे से संबंधित है, तो मतलब पहले कौन सी घटना होगी उससे संबंधित फिर अगला क्रम होगा, फिर उससे संबंधित अगला क्रम होगा। तो इसे सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ कह रहा है कि मौलिक जीवन अवसर की ओर समान पहुँच, असमान पहुँच, तो जीवन अवसर जो है लाइफ चांसेस जो हमें मिलते हैं उस तक असमान पहुँच। खंडीय समाज व्यवस्था अर्थात समाज की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। असमान लाभों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, संपत्ति की भिन्नता। तो यहाँ हम देखेंगे, मार्क्स को याद करते हैं तो मार्क्स क्या कहते हैं कि पहले क्या है, आदिम समाज था। तो आदिम समाज में क्या है, वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वर्ग जैसी व्यवस्था नहीं थी। जब संपत्ति का निजीकरण होने लगा, संपत्ति का निजीकरण होता है तो इससे क्या होता है, संपत्ति की भिन्नता होती है। कोई संपत्ति अपना कलेक्ट करने लगता है, इसकी संपत्ति ज़्यादा हो जाती है, किसी के पास कम होती है। तो ये क्या होते हैं, असमानता यहाँ उत्पन्न होती है, असमानता इससे उत्पन्न होती है। तो संपत्ति की पहले भिन्नता होती है, डी फर्स्ट नंबर, 1 2 3 4 4 हमारा डी में आ गया। पहले ही आंसर तो मिल गया डी, अब सीक्वेंस हम लगा ही सकते हैं। फिर असमान लाभों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। अब ये जो संपत्ति है ये क्या होता है, ये अपने जो भी पूंजीपति है, जो लोग हैं जिनके पास कुछ संपत्ति है, वो यह संपत्ति अपने पुत्रों को या अपने अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। अगली पीढ़ी को यह संपत्ति विरासत में मिलती है और इससे क्या होता है कि समाज में ये क्या है, उच्चता निम्नता का भाव आता है, असमानता आती है। तो यहाँ खंड खंड समाज होता है, ये अलग समाज हो गया और यहाँ अलग तरह का समाज हो गया। तो खंडीय व्यवस्था होती है और इससे क्या होते हैं, लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, लाइफ स्टाइल चेंज होता है। ये बेबर का कथन है। जो संपत्ति CSP, क्लास, स्टेटस और पावर, तीन चीज़ों के आधार पे उन्होंने, बेबर ने बताया कि इस तीन चीज़ों के आधार पे क्या है, लाइफ स्टाइल आपकी बनती है, लाइफ चांसेस में चेंजेस आते हैं। तो ये बात बेबर बताते हैं। तो इस तरह से 4 3 1 और 2 यह इसका सीक्वेंस हो गया और आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, ये कहता है कि प्रकार्यवादी के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों का कालक्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करें। ऑप्शन ए कहता है पार्सन्स, मार्टन, दुर्खीम, स्पेंसर, बी मार्टन, दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, सी पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम, मार्टन, डी स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स और मार्टन। तो यहाँ जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, उनका हमें क्या क्या कालक्रम रहा है उसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बहुत बार बताया है, सामा, आमा, हटा, सप, फ्रेटा, वेदु, वेस्मी, वेकू, रेमे, सोमे, पा, ममी। ठीक है, ये सारे थिंकर्स के नेम हैं और इससे हमें सीक्वेंस मिलता है। इससे संबंधित भी वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं, सारी जानकारी मिल जाएगी। या जो लोग मेरे MCQ में लगातार बने रहते हैं उनको मैं यह हमेशा बताते रहती हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो उन्हें यह चीज़ मिल जाएगी। यहाँ मैं बात करती हूँ पार्सन्स, मार्टन, दुर्खीम, स्पेंसर, ये मुख्य चार विचारक के नेम हैं, इन्हें सीक्वेंस से हमें लगाना है। तो यहाँ आ जाते हैं आपको
स्पेंसर। पहले नंबर पे आ जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ आगे ह से हमारे हो गए हर्बर्ट स्पेंसर। तो स्पेंसर पहले जो होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर तो मिल गया हमारा डी, स्पेंसर हो गए। स्पेंसर के बाद से दुर्खीम आते हैं, दुर्खीम के बाद पार्सन्स होते हैं, पार्सन्स के बाद मर्टन आते हैं। ये सभी कौन है? ये सभी प्रकार्यवादी विचारक हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रकार्यवादी विचारकों के नाम में स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन इत्यादि ये लोग आते हैं। तो 186 का आंसर हमारा हो गया डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है 187। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उस क्रम में प्रस्तुत करें जैसा टालकट पार्सन्स ने अपने समाज व्यवस्था के सिद्धांत में क्रमबद्ध किया है। प्रस्तुत करें यहाँ हो जाएगा। ए अव्यक्तता, बी एकीकरण, सी अनुकूलन, डी लक्ष्य प्राप्ति। तो यहाँ टालकट पार्सन्स की बात हो रही है। टालकट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की बात की है। सामाजिक व्यवस्था में पूछा है कि ये जो सिद्धांत हैं, सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत है, उसको क्रमबद्ध कैसे करते हैं। तो ये टालकट पार्सन्स की जब हम लोग शुरुआत करते हैं, ये क्या बताते हैं? कहते हैं कि जो समाज में व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को जब समाज पूरा करता है तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। तो इन्होंने 4 तरह के आवश्यकता की बात की है। 4 आवश्यकता की बात करते हैं। वो आवश्यकता क्या है? एजिल बताते हैं। ए से हो गया आपको एडेप्टेशन, जी से गोल, आई से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंसी। तो ये इनका एजिल मॉडल हो गया पार्सन्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। जब ये 4 तरह की आवश्यकताएं हैं और इन्हें पूरा कैसे होता है, ये आवश्यकताएं, ये पूरा 4 तरह की संस्था से पूरा होता है। वो संस्थाएं कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा, वो है आपको इप्रफ। इप्रफ आपका हो गया। ई से हो गया आपको इकोनॉमी। इकोनॉमी जो संस्था को क्या पूरा करेगी? अनुकूलन में सहायता करेगी। मैं ये जो है यह सीक्वेंस ऐसे बनता जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमी हो गया। पी से हो गया पॉलिटिक्स। ये किसको पूरा करेगी? गोल को पूरा प्राप्त करने में। यह इस आवश्यकता को, जो समाज की जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए पॉलिटिक्स का यूज़ किया जाता है। आर से हो गया रिलीजन। रिलीजन धर्म क्या करता है? इंटीग्रेशन, लक्ष्य एकीकरण करता है। रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, यह इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। एफ से हो गया फैमिली। फैमिली क्या करेगी? लेटेंसी, यथास्थिति को बनाए रखती है समाज में। तो फैमिली यहाँ तक हो गया इप्रफ का मतलब। जब ये 4 तरह की जो संस्थाएं हैं, यह 4 तरह की व्यवस्था को भी बनाए रखती है। यह क्वेश्चन जीआईसी का पूछा हुआ है, मैचिंग पूछा था। इसके और इसके बीच में मैचिंग पूछ सकता है, इसके और इसके बीच में मैचिंग पूछ सकता है, इसके और इसके बीच में मैचिंग पूछ सकता है। और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडेप्टेशन गोल ये चीज़ें क्या हैं, फिर इसका मैचिंग ये ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ सीक्वेंस से बताते जा रही हूँ, एकदम चार्ट की तरह इसे लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ व्यवस्था कैसी हो गई? ये 4 तरह की व्यवस्था हो जाएगी आपको बीपीएससी। इसको मैं अलग करती हूँ, ये इसके अंतर्गत आता है। और ये ऊपर हो गया बीपीएससी की बात की जाए। बी से हो गया बायोलॉजिकल। इकोनॉमी क्या है? बायोलॉजिकल व्यवस्था बनाती है। पॉलिटिकल आपको पर्सनालिटी। एस से हो गया आपको सोशल और सी से हो गया कल्चरल। तो ये 4 तरह की व्यवस्थाएं हो गई। 4 तरह की व्यवस्थाएं हो गई। अब इसके बाद से 4 तरह की व्यवस्था को पूरा करने के लिए 4 तरह के साधन की आवश्यकता होती है। 4 तरह के साधन कौन से हो जाएंगे आपको? वो हो जाएंगे आपको एम्पिक हो जाएगा। एम से हो गया आपको मनी। पी से हो गया पावर। आई से हो गया इन्फ्लुएंस
और सी से हो गया कमिटमेंट। तो अब समझ गए होंगे आप, ये चारों चीज़ें आपको कहीं कोई नहीं बताने वाला है और आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कौन सा किससे मैच करता है और ये क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, पार्सन्स ने क्या बताया है, ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। तो इसे मैंने यहाँ सिस्टमेटिक एक चार्ट की तरह आपके सामने रखा है, जिसे आप फॉर्मूला के रूप में याद कर सकते हैं। तो यही मेरे चैनल से जुड़ने का फ़ायदा है आपको, कि किसी भी चीज़ को बहुत ही सरल तरीके से डायग्राम और चार्ट के माध्यम से समझते हैं, फार्मूला के रूप में समझते हैं। तो इस तरह की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो इस तरह से सीक्वेंस अब हम लगा लेंगे। तो अनुकूलन का होता है आपको एडेप्टेशन, एकीकरण इंटीग्रेशन, लक्ष्य प्राप्ति गोल, अव्यक्तता लेटेंसी। तो हमारा सीक्वेंस लगा देते हैं। सी 3 नंबर पहले आएगा, 3 नंबर पहले हो गया, 4 2 1। तो आंसर हमारा 187 का हो गया सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 188। बढ़ती जटिलता के क्रमानुसार निम्नांकित अवधारणाओं को प्रस्तुत करें। राज्य, समाज, समुदाय और संघ, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे जैसे सरलता से जटिलता की ओर हमें इसका सीक्वेंस लगाना है, सरलता से जटिलता की ओर हमें सीक्वेंस लगाना है। तो ये क्या कर रहा है, राज्य, समाज, समुदाय, संघ, समुदाय, संघ, समाज, राज्य, संघ, राज्य, समुदाय, समाज, समाज, राज्य, समुदाय, संघ। कुल मिला के इसमें 4 पॉइंट्स है, कोई भी हम उठा लेते हैं। तो संघ, समुदाय, राज्य और समाज। संघ क्या है, इसे हम समिति के रूप में भी जानते हैं। तो समिति किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलकर लोग का कार्य करना समिति है। समुदाय जहाँ एक विशेष क्षेत्र में लोगों का समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती है वो समुदाय है, अर्थात यहाँ क्षेत्र होता है। राज्य ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक विशेष क्षेत्र पर जिनका एक संप्रभु या राजनीतिक सत्ता होती है, वो राज्य होता है। और समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच अंतःक्रिया होती है और उसके आधार पर संबंध स्थापित होते हैं, तो जिससे समाज का निर्माण होता है। तो ये 4 ही चीज़ें हैं हमारे समाज शास्त्र की। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्लियर होना चाहिए। इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं। तो संघ और समुदाय, राज्य और समाज, यह हमें देखना है कि क्या है। तो सबसे छोटे स्तर पर क्या होता है कि यह होगा समुदाय। क्यों होगा, क्योंकि समुदाय क्या है, एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। क्षेत्र होते हैं, लोग होते हैं, इस चारों में लोग होंगे, तो यह कॉमन चीज़ हो गया। अब यहाँ होता है एक क्षेत्र से संबंधित होता है, हम की भावना होती है। तो ये छोटे क्षेत्र से भी संबंधित हो सकता है। तो समुदाय सबसे छोटा, क्षेत्र के अनुसार जटिलता इसकी सबसे कम होगी। जैसे एग्जाम्पल इलाहाबाद समूह हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपको दिल्ली के लोग हो गए, तो ये क्या है, एक समुदाय के रूप में इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। संघ हो गया, यह बहुत विस्तृत हो सकता है, क्षेत्र से भी बाहर हो सकते हैं, कई जगह इसके ब्रांचेज होते हैं, कई जगह के लोग एक ही विचारधारा से एक ही उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं, तो यह समिति होती है। तो इससे जटिल यह हो जाएगी, इससे जटिल यह हो जाएगी। अब उसके बाद से समाज हो जाता है। समाज में राजनीतिक प्रभुता नहीं होती है, तो समाज क्या है, राज्य से कम जटिल हुआ और राज्य सबसे अधिक जटिल हो जाता है। तो 188 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 189। यह क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित अवधारणाओं को उसी तार्किक क्रम में रखें जिस प्रकार डेरेनडार्फ ने अपने संघर्ष के सिद्धांत में रखा है। यहाँ क्वेश्चन किससे संबंधित है, डार्फ से संबंधित है। डार्फ से संबंधित है। डार्फ कौन थे, संघर्षवादी विचारक थे, संघर्ष का सिद्धांत उन्होंने दिया है। हित समूह, शासक एवं शासित, संघर्ष, आवश्यकरणीय समन्वित समूह। तो यह
डाफ ने जो बात कही, डाफ मार्क्स और वेबर दोनों के विचारों को लेकर चलते हैं। मार्क्स के अनुसार ये कहते हैं कि समाज में दो वर्ग के रूप में बताते हैं, शासक और शासित के रूप में। वेबर से ये लेते हैं कि कहते हैं कि समाज में क्या है, जो संघर्ष है वो शक्ति के कारण है, सत्ता के कारण है। शक्ति और सत्ता की बात ये कहाँ से लेते हैं, वेबर से लेते हैं, और वर्ग की बात ये मार्क्स से लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं मार्क्स की तरह कि केवल समाज केवल दो ध्रुव में नहीं है, मतलब दो वर्ग की जहाँ मार्क्स बात करते हैं तो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा वर्ग क्या है, वो सिर्फ दो ध्रुव में नहीं बटा हुआ है, इसमें कई वर्ग भी आते हैं। इसे क्वेश्चन भी बना हुआ है कि मार्क्सवादी ढांचे के अंतर्गत मध्यम वर्ग की अवधारणा कौन देते हैं, डाफ देते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले ये ICA की अवधारणा देते हैं समाज में। कहते हैं कि समाज जिसे इम्परेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, कहते हैं कि ये ऐसे समूह हैं जो समाज में क्या है, निरंतरता को बनाए रखते हैं। समाज के जो मूल्य हैं उन मूल्यों की निरंतरता ये संस्थाएं कुछ करती हैं, और वो संस्थाएं क्या हैं, एक समूह के रूप में कार्य करती हैं। तो इम्परेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन उसे कहते हैं, ICA कहते हैं। तो सबसे पहले ये इसकी बात करते हैं। तो डी हमारा पहले आता है 4 नंबर, तो 4 नंबर 2 जगह है। अब आगे देखें वो इसके बाद क्या बात करते हैं। डाफ बताते हैं कि इस एसोसिएशन में जो लोग होते हैं, लोगों के बीच जो संबंध होते हैं, वो संबंध कैसा होता है, शक्ति पर आधारित होता है। वो संबंध शक्ति और सत्ता पर आधारित होता है, और इसी शक्ति और सत्ता की असमानता ही क्या है, संघर्ष का कारण बनती है। तो असमानता का कारण बनती है, अर्थात जिसके पास शक्ति है तो वो शासक समूह हो जाएगा, और जिसके पास शक्ति कम है या नहीं है तो वो शासित समूह हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से वो दो तरह के वर्ग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इनका ये आ जाता है शासक और शासित। तो हमारा 4 के बाद हो जाएगा B। 1 यहाँ है तो अर्थात C नहीं होगा, तो आंसर हमारा मिल गया D, B हो गया। अब आ जाएगा A, हित समूह की बात करते हैं। तो कहते हैं कि शासक और शासित के बीच जब संघर्ष होता है तो समाज में परिवर्तन आता है। संघर्ष होगा और संघर्ष होगा तो क्या होगा, समाज में परिवर्तन आएगा। ये मेन डाफ का थीम है, संघर्ष को बताने का इनका मूल यही सारी अवधारणाएं हैं। तो यहाँ कहते हैं कि संघर्ष तो लास्ट आएगा, यहाँ हमने देखा कि असमानता होगी तो लास्ट C आएगा, C आ गया। हित समूह की बात करते हैं तो इसी में ये जब शासक और शासित की बात करते हैं तो हितों के आधार पर 3 तरह के समूह की बात करते हैं। एक होता है आपको हित समूह, दूसरा संघर्ष समूह, लास्ट संघर्ष समूह होता है, संघर्ष समूह, और बीच में होता है अर्ध समूह। तो एक मालिक हो गया, और बीच में जो लोअर क्लास के लोग हैं या जो आपके लेबर क्लास के लोग हैं, इनके बीच जो हित समूह और संघर्ष समूह के बीच में जो तालमेल बैठाता है वो एक अर्ध समूह होता है। तो 3 तरह के समूह की ये बात करते हैं। तो ये आ जाए आपका तीसरे नंबर पे। तो आंसर तो हमारा मिल चुका है D, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इन्होंने इस चीज़ को सीक्वेंस में रखा है। तो 189 का आंसर हमारा हो गया D। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 190। निम्नलिखित प्रत्ययों को उनके लेखकों के से जोड़ें। प्रत्यय दिए हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ लेखक के नाम दिए हुए हैं। प्रतिमान चर, पैटर्न वेरिएबल्स, पैटर्न वेरिएबल्स, इसकी बात कौन करते हैं, टालकट पार्सन्स करते हैं। A आंसर, A का 2 हमारा मिल गया यहाँ A में, बाकी तो अलग बात है। A का 2 मिल गया। सामाजिक क्रिया के प्रकार, सामाजिक क्रिया के प्रकार कौन बताते हैं, वेबर बताते हैं, तो B का 4। तार्किक और अतार्किक क्रियाएं परेटो बताते हैं। C प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह मीड की देन है, तो D का 3। आंसर तो हमारा 190 का हो गया A। यहाँ देखिए सामाजिक क्रिया की बात की हुई है, सामाजिक क्रिया की बात करते हैं।
यहाँ सामाजिक क्रिया से संबंधित मुख्य 3 विचारक का नाम पे आता है हमें। एक आता है परेटो, जिन्होंने तार्किक और अतार्किक क्रिया की बात की है। 2 तरह की अर्थात क्रिया की बात करते हैं, तार्किक और अतार्किक। दूसरा आपको आ जाते हैं वेबर, यह 4 तरह की क्रिया की बात करते हैं। एक होता है आपको तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा हो जाता है प्रभावात्मक क्रिया, और चौथा हो जाता है आपको पारंपरिक क्रिया या परंपरागत क्रिया। ठीक है, वेबर ने 4 तरह की क्रिया की बात की। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पार्सन्स। यहाँ जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं पार्सन्स। यह 3 तरह की क्रिया की बात करते हैं। कौन सी 3 क्रिया है? इसका नाम है इन्हें ईटा। ई से इंटेलेक्चुअल अर्थात तार्किक क्रिया की बात करते हैं। दूसरा ट्रेडिशनल पारंपरिक क्रिया की बात करते हैं, और तीसरा अफेक्चुअल अर्थात प्रभावात्मक क्रिया की बात करते हैं। वेबर से प्रभावित होकर पार्सन्स ने 3 तरह की क्रिया की बात की है। तो समझ गए होंगे सामाजिक क्रिया मूल रूप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग तुरंत जो 3 थिंकर्स हैं इन पर जरूर जाना चाहिए। परेटो, वेबर और पार्सन्स क्रिया के बारे में जो बताते हैं और उन्हें कौन कौन सी क्रिया बताई उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आंसर तो मिल गया 190 का ए, और ये सारी चीज़ें आपके काम की होंगी, नोट करिएगा। बहुत ही ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई भी नहीं बताता है, एक जगह आपको ये सारी जानकारी मिल जाती है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो 190 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 191। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनको लेखकों से जोड़े। एक तरफ अवधारणा दिए हुआ है और एक तरफ लेखक दिए हुए हैं। परेटो, ब्लूमर, कॉलिंस और नाडल। नाडल संरचना से संबंधित है, कॉलिंस संघर्ष से संबंधित है, ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है, और परेटो सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक क्रिया से संबंधित है। तो ठीक है, हम लोगों ने आंसर तो पहले ही देख लिया। डी का हो गया 3। सी कॉलिंस संघर्ष की बात करते हैं, ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात करते हैं, और परेटो सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। ए का 2 कहाँ है? 2 जगह है, तो अर्थात ए कट गया हमारा, डी कट गया। नेक्स्ट ब्लूमर, बी का 4 हो गया हमारा, तो आंसर मिल गया सी। आंसर हो गया सी। समझ गए होंगे कि किसने कौन सी अवधारणा दी थी। 191 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 192। अवधारणाओं को इस क्रम में प्रस्तुत करें क्रम में इनका समाजशास्त्र में पहली बार प्रयोग हुआ हो। तो हमें इस क्रम में लगाना है कि कौन सा अवधारणा कब आई थी, इसका सीक्वेंस हमें लगाना है। ए है प्राथमिक समूह, बी जेसलसाफ्ट, सी नौकरशाही, डी सामाजिक तथ्य। तो यहाँ अब हम पहले इसके हमें क्रम को समझना होगा कि कौन सा जो अवधारणा है कब आई थी। तो प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की बात कौन करते हैं? कूले करते हैं। यह अवधारणा कब आती है? यह आपको आती है 1909 में। जेमेनसाफ्ट इसकी अवधारणा कौन देते हैं? टानिस देते हैं। यह अवधारणा कब आती है? आपको 1887 में आती है। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की बात कौन करते हैं? वेबर करते हैं। यह अवधारणा आपको आती है 1920 में। सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की बात कौन करते हैं? दुर्खीम करते हैं। यह अवधारणा कब देते हैं? 1895 में देते हैं। 1895 में सोशल फैक्ट की अवधारणा देते हैं। यह इनकी बुक आती है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें यह सामाजिक तथ्य की बात करते हैं। इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि सामाजिक तथ्य क्या है, क्या इसके विशेषताएं हैं, दुर्खिम ने कब इसके बारे में बताई थी, क्या बताई थी, ये सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। अब प्राथमिक समूह कूले भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक है जिसमें यह प्राथमिक समूह की बात करते हैं। अब आ जाते हैं इसका सीक्वेंस, अब हम इजीली लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी आ रही है? यह आ रही है फर्स्ट नंबर पर जेसलसाफ्ट, बी
2 नंबर जो होगा पहले आएगा ये और ये, अर्थात सी कट गया हमारा और ए कट गया। नेक्स्ट हमारा नंबर आता है आपको डी, सामाजिक तथ्य की बात होती है, 1895 आता है। तो डी दूसरे नंबर पर यहाँ 1 दिया हुआ है, और तो ये सीक्वेंस कुछ गलत हो गया। तो 2 आएगा पहले, फिर आएगा आपको 4, फिर आपको आ जाएगा 1, और तब आपको आ जाता है यहाँ 3। ये हमारा सही सीक्वेंस है। इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ गलत है, तो इसे मैं काट देती हूँ। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 4 3 2 4 1 3। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा डेट वाइज, फिर आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो समझ गए होंगे। 192 का आंसर हमारा हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है, स्वतंत्र आंसर है, आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 192 के बाद आता है हमारा 193। एक तरफ पुस्तक के नेम है, दूसरी तरफ लेखक के नेम है। लेविस कोजर, डार्फ, मार्क्स और एंजल्स, कॉलिंस, इनके बुक्स के नेम है। तो कोजर की बुक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही है, ए का फर्स्ट। डार्फ की पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यह भी सीक्वेंस से सामने ही सामने है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये तो मार्क्स और एंजल्स की है। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी कॉलिंस की है, अर्थात आंसर तो 1 2 3 4 जो होगा वह आंसर हो जाएगा हमारा। ए में नहीं है, बी में भी ऐसा नहीं है, सी में हमारा आंसर मिल गया, और डी तो कट गया। 193 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। विचारक संघर्षवादी हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हो गया 194। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है? ए स्पेंसर, बी कांट, सी दुर्खीम, डी मैक्स वेबर। तो यहाँ तो पहले क्वेश्चन हमारा सीधा सा आंसर निकल सकता है कि सामाजिक क्रिया, एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा हो गया व्याख्यात्मक समझ। सामाजिक क्रिया की बात स्पेंसर भी नहीं करते हैं, कांट भी नहीं करते हैं, दुर्खीम भी नहीं करते हैं। आंसर तो मिल गया डी, मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया से संबंधित वीडियो बना हुआ है। वो व्याख्यात्मक समझ क्या है, क्यों बताते हैं ऐसा, ये सारी डिटेल बातें वहाँ मैंने बताई हुई हैं। वीडियो देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, लेकिन फिर भी मैं जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ। कांट जब समाजशास्त्र की शुरुआत करते हैं तो वो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा देते हैं। प्रत्यक्षवाद क्या होता है? कहते कि जो समाज के भौतिक नियम है, भौतिक वस्तुओं के जो नियम हैं, वही नियम हम, वैसा ही नियम हम समाज पे लागू करेंगे। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से समझ बूझकर सामाजिक घटनाओं को देखकर सामाजिक नियम को बनाया जा सकता है। तो समाज को समझने के लिए प्रत्यक्षवाद की अवधारणा देते हैं। तो वेबर इसका विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, समाज को समझने के लिए प्रत्यक्षवाद की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वो बताते हैं कि समाज में क्या है, सामाजिक क्रिया होती है। सामाजिक क्रिया होती है। सामाजिक क्रिया क्या होती है? जब एक से अधिक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर कोई कार्य करते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या प्रभावित होते हैं, तो ये चीज़ें सामाजिक क्रिया कहलाती हैं। किसी एक के अभाव में सामाजिक क्रिया नहीं होगी, वो केवल क्रिया होगी। लेकिन सामाजिक क्रिया को क्लियरली वेबर बताते हैं। और सामाजिक क्रिया को कहते हैं कि जब व्यक्ति का यहाँ उद्देश्य है, तो यह उद्देश्य को समझने के लिए, जो कि समाजशास्त्र का मूल है कि हम सामाजिक घटनाओं को कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए व्याख्यात्मक समझ की होना आवश्यक है। व्याख्यात्मक समझ का होना आवश्यक है, जिसे हम निर्वचनात्मक विधि भी कहते हैं। निर्वचनात्मक विधि भी कहते हैं। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति आपको पढ़ रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति पढ़ता है तो हम ये समझते हैं कि उसे क्या होगी, उसे ज्ञान मिलेगा, उसे डिग्री मिलेगी। लेकिन यह क्या है? प्रत्यक्षवाद का नियम कहता है कि सामने से जो हम सामाजिक घटना को जो समझते हैं, तो वेबर कहते हैं कि नहीं, ये जो उद्देश्य है
या कर्ता का जो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है उसको समझना आवश्यक है। व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है, हर क्रिया के पीछे कोई व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है, इसको समझना आवश्यक है। तो अब इसी एग्जाम्पल को वेबर कहते कि नहीं, ऐसे नहीं समझेंगे। हो सकता है कि व्यक्ति जो पढ़ रहा हो वो समझता हो कि जब मैं पढ़ लूँगा तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अगर अच्छी नौकरी होगी तो मेरी अच्छी जगह शादी होगी, लड़की अच्छी मिलेगी। तो हो सकता है कि उसका गोल ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस सामाजिक घटना के उद्देश्य को समझने के लिए क्या है, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझने के लिए हमें व्याख्यात्मक समझ को विकसित करना पड़ेगा, निर्वचनात्मक विधि अपनानी पड़ेगी। यही वेबर के सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक समझ है, यही बताते हैं। आप समझ गए होंगे कि सामाजिक क्रिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं वेबर। इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में हैं और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो 194 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 195। एक प्राथमिक समूह से बना होता है। एक प्राथमिक समूह किस चीज़ से बना होता है यह हमें बताना है। ए लघु इकाई, बी विशाल जनसंख्या, सी सुदूरवर्ती, डी औपचारिक सदस्यता। तो प्राथमिक समूह की बात कौन करते हैं, कूले करते हैं। किसमें इन्होंने बताया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक है जिसमें ये बात करते हैं। 1909 में यह इसकी चर्चा करते हैं। तो प्राथमिक समूह की कुछ इन्होंने विशेषताएं बताई थी, विशेषताएं जिसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि प्राथमिक समूह किस चीज़ से बना होता है। प्राथमिक समूह क्या होता है, यह एक छोटा समूह होता है, कम लोग होते हैं इसमें, तो छोटा समूह हो गया। दूसरा, यह आपको आमने सामने के संबंध के आधार पर होता है, आमने सामने के संबंध के आधार पे होता है। इसी की आलोचना किंसले डेविस भी करते हैं आगे चलकर। तीसरा, इन्होंने बताया कि संबंधों की घनिष्ठता होती है, संबंधों की घनिष्ठता होती है, अर्थात यहाँ क्या होते हैं, आपको अनौपचारिक संबंध होते हैं, अर्थात संबंधों में क्या औपचारिकता नहीं होती है, अनौपचारिक संबंध होते हैं। हम फैमिली में क्या है, कैसे भी उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, हमें किसी के सामने फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो हमारे प्राथमिक संबंध, दोस्त के साथ रहते हैं, अपने ग्रुप में रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता है, कुछ भी बोलो, हंसी मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम किसी फॉर्मल ग्रुप में जाते हैं, वहाँ हमें बहुत अपनी ड्रेस को लेकर, अपने बातों को लेकर क्या है, बहुत सजग रहना पड़ता है, वहाँ फॉर्मेलिटी होती है। तो प्राथमिक समूह की ये सारी विशेषताएं हो गई। लघु इकाई, छोटा समूह, यह बिल्कुल सही है इसकी अवधारणा। बी कहता है विशाल जनसंख्या, नहीं, छोटा समूह होता है। सुदूरवर्ती, नहीं, यहाँ आमने सामने का संबंध होता है, दूर दूर नहीं होता है। औपचारिक सदस्यता नहीं होती है, यहाँ अनौपचारिक संबंध होते हैं। तो आंसर 195 का हो गया ए। समझ गए होंगे, प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की ये सारी विशेषताएं हैं, नोट कर लीजिएगा। 195 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 196। निम्नलिखित में से किसने अंतः समूह तथा बाह्य समूह की सुविस्तृत चर्चा की है। ए मार्टन, बी कूले, सी होम्स, डी आर के मुखर्जी। तो मार्टन, कूले, होम्स और मुखर्जी ही हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। वैसे अगर बात की जाए तो अंतः समूह और बाह्य समूह की चर्चा समनर करते हैं, ठीक है। अंतः समूह और बाह्य समूह की बात कौन करते हैं, समनर करते हैं। लेकिन यहाँ समनर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमें सेकंड ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारे होंगे मार्टन। मार्टन क्यों होंगे, अब इसको भी समझिए। मार्टन ने संदर्भ समूह की बात की थी। संदर्भ समूह में ये कहते हैं कि संदर्भ समूह का व्यक्ति क्या है, अंतः समूह से भी वो संदर्भ समूह हो सकता है, अंतः समूह, और बाह्य समूह का व्यक्ति भी संदर्भ समूह हो सकता है, जिसे यह सदस्यता समूह, कहीं कहीं सदस्यता समूह भी दिया होता है और कहीं कहीं असदस्यता समूह भी इसे कह सकते हैं। तो बाह्य समूह और अंतः समूह की बात यहाँ अब हम मार्टन के अनुसार देख सकते हैं। तो आंसर हो गया ए मार्टन। कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें ऑप्शन समनर नहीं दिया होगा तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन देखिए सोचने का दूसरा तरीका भी होना चाहिए। कूले की बात की जाए तो कूले प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की बात करते हैं। वैसे तो ये द्वितीयक समूह की बात नहीं करते हैं, लेकिन प्राथमिक समूह की विशेषताओं के आधार पर ही द्वितीयक समूह के गुणों की भी बात हो जाती है। तो इसलिए
प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का नाम कूले के साथ जुड़ा होता है। होमन्स की बात की जाए तो यह अस्थायी समूह और अस्थायी समूह की बात करते हैं। राधा कमल मुखर्जी, मूल्यों का समाजशास्त्र, इनकी यह अवधारणा है। तो 196 का आंसर हमारा हो गया ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 197। मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ए स्पेंसर, काम्ट, अरस्तु, दुर्खिम। तो मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी टर्म किसने दिया था? काम्ट ने दिया था। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। जब भी हम समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। काम्ट, इन्होंने सबसे पहले मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्या कहा था? सोशल फिजिक्स नाम दिया था, सोशल फिजिक्स। लेकिन एडवर्ड क्वेटलेट ने इस नाम से पहले ही पत्रिका निकाल दी थी। एडवर्ड क्वेटलेट इस नाम से पहले ही पत्रिका निकाल दी थी, तो जिस कारण काम्ट को सोशल फिजिक्स का नाम बदलकर 1838 में सोशियोलॉजी रखना पड़ा। समाज शास्त्र, समाज के अध्ययन के लिए समाज शास्त्र का नाम अगस्ट काम्ट ने दिया है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी। समाज को समझने के लिए जो वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए उसका नाम उन्होंने प्रत्यक्षवाद रखा था। तो समझ गए होंगे। तो 197 का आंसर हो गया बी। इससे भी संबंधित वीडियो बने हुए हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं और इससे संबंधित डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 198। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का एक तत्व नहीं है? तो समुदाय का तत्व कौन सा नहीं है यह हमें बताना है। ए हम की भावना, बी अधिक्षेत्र, सी सांस्कृतिक विविधता, डी आत्मनिर्भरता। तो यहाँ समुदाय के पहले तत्व समझ लें, GLC ये प्रमुख तत्व हैं और साथ ही इसकी विशेषताएं हैं। कभी कभी वो तत्व के रूप में पूछ लेता है। इसकी विशेषता आपको हो गई अमुष्य व्यवस्था, त्रिषा। जी से हो गया आपको ग्रुप, L से हो गया लैंड, C से हो गया आपको कम्युनिटी फीलिंग। कम्युनिटी फीलिंग हो गई। हम की भावना, कम्युनिटी फीलिंग आ गया। अधिक्षेत्र, लैंड आ गया। सांस्कृतिक विविधता यह नहीं होता है क्योंकि यहाँ सा है, 3 सा की बात हो गई है, तो सामान्य नियम होते हैं, सामान्य संस्कृति होती है, उनका एक सामान्य इतिहास होता है। तो सांस्कृतिक विविधता नहीं होती है, तो 198 का आंसर हो गया हमारा सी। आत्मनिर्भरता यह देखने को मिलती है लेकिन अब धीरे धीरे यह कम हो रही है, तो 198 का आंसर हो गया सी। ये सारी जो विशेषताएं हैं, समुदाय की जो परिभाषाएं हैं, जो मेन चीज़ है, समुदाय से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको सारी की जानकारी वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो 198 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 199। कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति द्वारा गठित एक संगठन को कहते हैं। समाज, संघ, संस्था, समुदाय। कुछ लक्ष्य हैं, व्यक्ति हैं और एक संगठन है, इसको हम क्या कहेंगे? पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको मूल चीज़ें बताई थी कि समाज क्या होता है। समाज की बात की जाए तो समाज 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, 2 या प्लस व्यक्ति होते हैं। जब वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो उनके बीच सामाजिक संबंध स्थापित होता है और इसी सामाजिक संबंध के आधार पर समूह बनते हैं और समाज का निर्माण होता है। तो ये आपको मूल चीज़ हो गई। ये कैसे समझेंगे? इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, सजरी। ठीक है, सजरी। सोसाइटी, इसमें ग्रुप्स होते हैं, लोगों के रिलेशंस होते हैं,
संबंध होते हैं और लोगों में इंटरेक्शन होता है। इसके आधार पे समाज का निर्माण होता है। तो सजरी आपको याद रखना है। संघ की बात की जाए तो यह क्या है? समिति है। समिति संघ है। समिति की विशेषताएं आपको हो जाएंगी ऐसा अंश, अपव्यय, विनिनि। ठीक है, ये आपको समिति की विशेषताएं हो जाएंगी। ए से हो गया ऐच्छिक सदस्यता, सा से हो गया साधन, अ से हो गया आपको अस्थाई, सन से हो गया आपको संरचना और संगठन, अ से हो गया औपचारिकता, व्य से हो गया व्यक्तियों का समूह, वी से हो गया विचारपूर्वक स्थापना, नी से हो गया निश्चित उद्देश्य और नी से हो गया आपको निश्चित नियम या कार्यप्रणाली। ठीक, अब यहाँ का आप कह रहा है ये हो गया संघ की विशेषताएं। चलिए पहले इनको समझ लेते हैं। संस्था क्या होते हैं? नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था होती है। नियमों एवं कार्यप्रणाली की व्यवस्था जो कि अमूर्त होती है और इससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। समुदाय पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था, GLC अमुष्व, व्यवस्था त्रिशा। GLC ग्रुप लैंड कम्युनिटी फीलिंग। अ से अमूर्त होती है, स्वतः उत्पन्न होती है, व्यक्तियों का समूह होता है, अस्थाई होता है। अमूर्त नहीं होती, यह मूर्त होता है। अमुष्य है, स्वतः उत्पन्न, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सभी आवश्यकताओं की यहाँ पूर्ति होती है। मुँह से हो गया यह मूर्त होता है। व्यय से हो गया व्यक्तियों का समूह होता है। अस्था से हो गया आपको इसमें अस्थाईपन होता है और त्रिशा से हो गया आपको सामान्य इतिहास, सामान्य संस्कृति और सामान्य नियम यहाँ होते हैं। समुदाय से संबंधित वीडियो बना हुआ है, संस्था से संबंधित वीडियो बना हुआ है, संघ से संबंधित वीडियो बना हुआ है, समाज से संबंधित वीडियो बना हुआ है। सारी बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो पहले तो हमने यहाँ बेसिक चीज़ें आपको सभी चीज़ें बता दी यहाँ पे। अब क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि कुछ लक्ष्य होते हैं अर्थात कुछ उद्देश्य होते हैं। तो समुदाय में क्या होते हैं? यहाँ सभी उद्देश्य आ जाते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं लोगों के। लेकिन संघ की बात की जाए, समिति की बात की जाए तो यहाँ निश्चित उद्देश्य होते हैं, कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर कार्य करते हैं हम। तो ये हमारा लक्षण मिल गया। और यहाँ संगठन होता है, तो संरचना और संगठन की बात भी यहाँ हो रही है और व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों के द्वारा होता है। तो ये तीनों लक्षण हमारे यहाँ मिल रहे हैं। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? 199 का आंसर हो गया हमारा बी। समझ में आ गई होगी बातें? क्लियरली नोट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपके काम की हैं और प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देखिएगा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 199 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 200। निम्नलिखित में से किसे सार्वभौम समाज संस्था के रूप में जाना जाता है? जाति, धर्म, परिवार और जनजाति। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौम सामाजिक संस्था, सार्वभौमिक सामाजिक संस्था किसे कहते हैं या किसे समझते हैं? जाति सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, जो हर जगह पाई जाती है, यूनिवर्सल। धर्म, सभी जगह धर्म के अलग अलग स्वरूप हैं। परिवार और जनजाति, जनजाति के भी अलग अलग हैं, कहीं नहीं हैं। परिवार यह क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। संस्था, इसे कहीं कहीं समिति भी समझा जाता है। जब ये कार्यप्रणाली के रूप में कार्य करती है तो संस्था है, और जब यह परिवार के सदस्यों के रूप में जब हम इसे देखते हैं तो यह एक समिति के रूप में कार्य करती है। तो संस्था की बात हो रही है यहाँ। इसे मर्डॉक ने बताया था।
कहा कि परिवार को सार्वभौमिक संस्था किसने कहा है? मर्डॉक ने कहा है। यह भी एक क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जाति, समिति और संस्था दोनों ही इसी तरह से है कि जाति को जब हम कार्य प्रणाली, जाति प्रणाली या कास्ट सिस्टम के रूप में जब देखते हैं तो ये संस्था हो जाती है। धर्म भी क्या, ये एक संस्था है, धर्म पूर्णतः संस्था है। जनजाति एक समुदाय का एग्जाम्पल है। तो जनजाति तो वैसे ही कट जाता है यहाँ से। तो 200 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। हमारा क्वेश्चन है 201। निम्न वर्ग संस्कृति डैश किसका उदाहरण है? प्रतिसंस्कृति, परिसंस्कृति, उपसंस्कृति, प्रभुत्व संस्कृति। इसका आंसर आप लोग देंगे। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देंगे। जो पढ़ते होंगे तो ज़रूर इस पर मंथन करेंगे, इस पर विचार करेंगे और इसका आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आई थिंक ये जो आज का MCQ है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों के बहुत ही काम की चीज़ें आपको कुछ मिली होंगी, आज कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट दें, जिससे मुझे फीडबैक मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा काम कर सकूं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के लिए ले आऊं। तो आई थिंक ये जो आज का MCQ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।